आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी लेकर के आए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। इसीलिए हम जो है एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किए हैं जो बिल्कुल मुफ्त है, आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो देखिए, ये वीडियो का पहला पार्ट नहीं है बल्कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट है और जाकर के पहला पार्ट हम बना चुके हैं और पहला पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहला पार्ट को देख लीजिए तो दूसरा पार्ट आपका समझ में आ जाएगा। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में से आपको हम पढ़ा रहे हैं आज की वीडियो में चैप्टर 1। चैप्टर 1 हम पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 का जो है 2 पार्ट है, एक पार्ट हम इससे पहले पढ़ाए हैं, ये दूसरा पार्ट है। अभी जो आप देख रहे हैं ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम बहुत सारी बातों पे चर्चा किए हैं पार्ट 1 में, लेकिन आज वीडियो का पार्ट 2 जो है हम इस पे चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना है जो कि इस दृष्टि से हम आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर आप एसएसटी में ज्योग्राफी रखे हैं और जाकर के उस ज्योग्राफी को देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और जाकर के ये ज्योग्राफी का मेन रीढ़ जो होता है ये रीढ़ समझिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये पृथ्वी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं क्या, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की अगर तुलना में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे है और इसकी आकार को अगर देखें तो यह सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह ये है। और जाकर के यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। कौन? पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं होकर के ध्रुव पर थोड़ा चपटी है और जाकर के यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। VVI लगाइए यहाँ पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम में बीपीएससी में जो पूछा जाएगा ये संभावना बनती है। पृथ्वी की आकार क्या है? चतुष्कोणीय है, त्रिमिमीय है या फिर भू-आब है या फिर वृत्ताकार है? तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी की आकृति क्या है? भू-आब। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि पृथ्वी के जैसा, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं होकर के भू-आब है, जियोड़ है। अब चलिए थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि आखिर पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह जो है वो किस तरह से है, तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक जो है हम ये लिए हुए हैं सौर मंडल का दृश्य आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा सूर्य है। जी हाँ, ये हमारा सूर्य है। इसके जस्ट निकट में ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा बुध। आपको पता होगा क्योंकि इससे पहले हम बता दिए हैं। बुध के बाद आपका आ जाता है ये वाला शुक्र। ये बुध शुक्र, उसके बाद जो है आपका 3 नंबर पे आ जाता है पृथ्वी। तो इसमें यही कहा गया था कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो तीसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे आपका आ जाएगा बुध, दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका शुक्र और तीसरा नंबर पे आ जाता है पृथ्वी। और जाकर के इसमें कहा है अगर इसकी आकार को देखा जाए और इसके आकार को देखें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हम आगे सबके विषय में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, जो पृथ्वी पांचवा नंबर पे आता है। तो आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं, क्या आप जानते हैं? जी, कभी भी आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इसको ध्यान में रख करके पढ़िएगा। अगर ये छूट गया तो मतलब आप जो है
फेल कर जाएँगे। आपसे बीपीएससी टीआरई 4.0 निकलने वाला नहीं है। देखिए क्या है इसमें क्या कहा है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जी हाँ, प्रकाश यानी कि सूर्य की किरण जो है उसकी रफ्तार की अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 किलोमीटर की यहाँ बात नहीं है, यह 3 लाख किलोमीटर की बात कर रहा है। अब देखिए, सूर्य की किरणें फिर भी इतनी तेज रफ्तार से चलने के बावजूद भी ये पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है? तो 8 मिनट में 8 मिनट में ये पृथ्वी पर पहुँचती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कोना में जो लिखा हुआ रहता है इसको आप कभी भी ध्यान में रख कर के ही पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रोचक तथ्य है। इन रोचक तथ्य को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये रोचक तथ्य वीवीआई होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये जहाँ पे भी एनसीईआरटी दिखे और इस तरह का दिखे तो आपको वहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? जी हाँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोचक तथ्य ये कहा गया है, नील आर्मस्ट्रांग एक व्यक्ति था जो पहली बार 20 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहुंचा था। जी हाँ, आप याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रांग और ये जो चंद्रमा पर पहुंचा था, ये 20 जुलाई 1969 का तिथि था, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ऐसा कहा गया है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यानी पृथ्वी पर पानी भी है, वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब देखिए, पृथ्वी कैसा ग्रह है? एक अद्भुत ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, इसीलिए इसको अद्भुत यानी कि अनोखा ग्रह कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बन सकता है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा नज़र आता है? तो पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं, तो ये हमको किस रंग का नज़र आता है? तो नीला रंग का नज़र आता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो है 2/3 हिस्सा में जल भरा हुआ है, इसीलिए नीला ग्रह कहा गया है। तो अब थोड़ा हम लोग चंद्रमा के विषय में बात कर लेते हैं। हमारे देखिए यहाँ पे ये चंद्रमा है, ये चंदा मामा यहाँ पे है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चंदा मामा कितनी बढ़िया से हमको समझाने की कोशिश करता है, आखिर ये चंदा मामा हमसे क्या बात करने के लिए चाह रहा है। तो चलिए, आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप टीआरई 4.0 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और जाकर एनसीईआरटी बुक का हम लाइन बाय लाइन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और भारी से भारी शब्द को हम आपको सरल करके समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा को हम लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं। चंद्रमा को हम जब आगे बढ़ाते हैं, तब यहाँ पे देखिए आप, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? तो केवल एक उपग्रह है, जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी का व्यास जो है, और जाकर के इसका व्यास की अगर तुलना करें तो इसमें कहा गया है, इसका व्यास किसका? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी की अगर बात करें तो वही कहा है इसकी व्यास की कि 1/4 है पृथ्वी का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी कि पृथ्वी जो एक ग्रह है, ये पृथ्वी के
नज़दीक में है, इसीलिए ये हमको दिखाई पड़ता है बहुत बड़ा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र, यानी अंतरिक्ष से चंद्रमा का फ़ोटो जो खींचा तो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखिए इसमें, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की अगर दूरी अगर देखा जाए तो ये कितना है, तो ये आपको याद रखना चाहिए 3,84,400 किलोमीटर। जी हाँ, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आपको हमने बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये करीब-करीब 15 करोड़ किलोमीटर था। उसके बाद अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की अगर बात करें, तो ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं। ये अंतरिक्ष से फ़ोटो जो खींचा गया है, उसका चित्र है। अब यहाँ पे आप समझिए उपग्रह क्या है। फिर हमने आपको बता दिया है कि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप समझिए उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। सबसे पहले आप समझ गए, खगोलीय पिंड है उपग्रह, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए, उपग्रह जो है ग्रहों की चक्कर लगाता है, ग्रह जो है सूर्य की चक्कर लगाता है, यही खेला है। अब चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी है। देखिए, अंतरिक्ष में जो उपग्रह है उनमें कुछ भारतीय उपग्रह है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, आप याद रखेंगे। इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि भारतीय उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष पे है और ये मानव निर्मित उपग्रह है। इसको जो है अंतरिक्ष में इसलिए स्थापित कर दिया जाता है, ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में हमको इससे जानकारी मिलेगी और हम रेडियो वगैरह जो संचारित करते हैं यानी कि चलाते हैं, तो वहीं से इसी उपग्रह के माध्यम से हमको वो सुनाई पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये वीडियो आपका समझ में बिल्कुल आसानी के साथ आ जाए। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाला चिन्ह को देखते हैं। व्हाट यानी प्रश्न कर रहा है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? अब कोई जीव है और जो कोई पौधा है उसको जीवित रहने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? वही यहाँ पे सवाल कर रहा है। तो ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है कितना दिन में? लगभग 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अब देखिए, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के साथ-साथ अपने अक्ष में भी घूमता हुआ वह अपना चक्कर पूरा करता है। यानी दोनों में उसको करीब-करीब 27 दिन का समय ही लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है, यानी कि इसका चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों जो है सेम है। यही वजह है कि पृथ्वी से जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो उनका एक ही भाग हमें नजर आता है। आगे देखिए इसमें, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। अब देखिए, चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे सोचते हैं जीवन संभव है, लेकिन वह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो सतह है, वहाँ पे पर्वत है और जाकर के मैदान है एवं गड्ढे हैं बड़े-बड़े, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यही वजह है कि वहाँ ठंडी है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आप बचपन में दादी माँ के गोद में बैठ कर के चंद्रमा को देखे होंगे,
तो दादी माँ आपको चंद्रमा से जुड़ी कहानियाँ भी सुनाती होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब चले आते हैं हम यहाँ क्षुद्र ग्रह पर, जो कि आपको ये समझना है कि क्षुद्र ग्रह क्या है। यहाँ पे देखिए एक क्षुद्र ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह का यह फोटो दिया गया है। आप इस क्षुद्र ग्रह को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए ये किस तरह से हमें नजर आ रहा है। पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों के बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ग्रहों के बारे में भी और उपग्रह के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। इन सब के अलावा असंख्य छोटे-छोटे पिंड यानी टुकड़ा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यही इसमें कह रहा है, जो कि क्षुद्र ग्रह कहलाता है। इन पन इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह ग्रह और जाकर के तारों को छोड़ करके जो छोटा-छोटा टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा भी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, वही टुकड़ा को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको दिखाए थे क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसमें हम आपको बताए भी थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है, उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम आपको थोड़ा वो वाला पार्ट भी दिखा देते हैं, जहाँ पे दिखाया गया था मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, उसको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये आपका है मंगल ग्रह, उसके बाद ये है आपका बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पट्टी आपको नजर आ रहा है, यही है क्षुद्र ग्रह, जो कि हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यही है। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं अपना जिसमें हम लोग थे। तो हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ है। अब देखिए, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये जो टुकड़ा है, ये ग्रहों का ही भाग है, जो कि बहुत पहले, बहुत साल पहले जो है विस्फोट के कारण ये ग्रहों से टूट-टूट कर अलग हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे उल्कापिंड पर। जी हाँ, उल्कापिंड, जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि उल्कापिंड क्या होता है। देखिए, कोई भी विषय आप जब पढ़ते हैं तो उसको मन लगा करके पढ़िए, और जो हम बता रहे हैं आप हेडफ़ोन लगा करके ही वीडियो को देखिएगा, ताकि ध्यान आपका किधरो भटके ना। तो अब देखिए उल्कापिंड के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। देखिए, सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर छोटा-छोटा पत्थर का टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा जो है घूमता है, वही टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे? उल्कापिंड। अब देखिए, कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसमें कहा है कि ये पत्थर का टुकड़ा जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, तो कभी-कभी ये वहाँ से छिटक करके पृथ्वी की ओर आने लगता है, और ये पृथ्वी में टकराने से पहले जो है ये हवा के साथ घर्षण लेता है, और घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। तो कभी-कभी हम लोग शाम के टाइम में या रात के टाइम में देखे होंगे, आकाश की तरफ से आती हुई कुछ जलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो वो क्या है? वही उल्कापिंड है, जो कि जल जाती है हवा में घर्षण के बाद। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए, कभी-कभी कोई ऐसा उल्कापिंड होता है जो पूरी तरह से नहीं जलता है और वो पृथ्वी पर गिर जाता है, तो पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा है?
अगर आप ध्यान देंगे आकाश की तरफ, तो आपको आकाश में एक सफेद पट्टी की तरह, नदी की तरह दिखाई देगा। तो क्या आप देखे हैं? हम लेकिन देखे हैं, शायद आप लोग देखे हैं या नहीं भी देखे, हम देखे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। देखिए आकाश में आप देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है आपको एक सफेद पट्टी नजर आ रहा है। ये क्या है? ये तारों का समूह है। और जाकर के ये नदी के जैसा है, यानी कि जिस तरफ गया है तो जाते रहता है, ये नदी के जैसा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आकाश गंगा, या फिर इसको बोलेंगे मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल क्या है? आकाश गंगा का ही एक टुकड़ा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी प्राचीन समय में आसमान में एक नदी के बारे में बताया जा रहा था कि वो नदी बह रहा है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश, तो आपको पता है कि आसमान, गंगा यानी कि अपना जो गंगा नदी है, गंगा नदी का नाम से ही उसका आकाश गंगा नाम पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा में देखिए क्या क्या कह रहा है? करोड़ों तारों के समूह है, बादलों के समूह है, गैसों के समूह है। आकाश गंगा जो बना है तारा, बादल और गैसों की एक प्रणाली से बना है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का निर्माण जो करती हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड का हिस्सा हम लोग हैं, यानी बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका जो है कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे समझाने का एक प्रयास किया गया है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। आप पृथ्वी पर हैं, ये आपका पृथ्वी है, हम यहाँ पे हैं, तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। पृथ्वी जो है किसका भाग है? सौर मंडल का, यानी ये सौर मंडल का एक भाग है। यहाँ जो सौर मंडल देख रहे हैं, इसी का भाग है एक पृथ्वी। देखिए हमारा सौर मंडल किसका भाग है? एक आकाश गंगा का भाग है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये मिल्की वे किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। यानी कि इस तरह से हम लोग संबंध बना चुके हैं। पृथ्वी जो है सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इस तरह से हम लोग इसको देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर के देखिए ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, इन सवाल का जवाब आप दे सकते हैं आराम के साथ। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या कहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब जो इसका आंसर देने के लिए कहता है बहुत छोटा में, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? देखिए ग्रह और तारा के बारे में हम बता चुके हैं, उसका आंसर कमेंट कीजिए। फिर सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल जो हम बताए थे, क्या समझते हैं? तारा और जाकर के आकाशीय पिंड वो सब मिल करके जो बनाता है, आपको पता है, उसका जवाब आप दीजिए। फिर है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए, जिसमें कि इंग्लिश में हम आपको बताए भी थे। और यहाँ पे चलिए ये देखिए 4 नंबर में, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अभी अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद 5 नंबर पे देखते हैं, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं? ये प्रश्न अगर आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? देखिए इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, प्लस हम इस वीडियो में बता चुके हैं। इसका परिक्रमण काल और जाकर के घूर्णन काल दोनों सेम है, इसी वजह से हम इसका हमेशा एक ही भाग देखते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है आपको पता होना चाहिए। आकाश गंगाओं का जो है समूह ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अब चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है, सही का निशान लगाने के लिए कहता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमने आपको बताया था कि इसका सवाल बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति था या फिर शनि था या फिर शुक्र था। तो मेरे ख्याल से ये शुक्र था, जो कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहलाया था। उसके बाद दूसरा नंबर पे चलते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? आपको हमने एक फिगर के माध्यम से बताया था कि सूर्य यहाँ पे है, उसके बाद कौन है, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद फिर कौन है। कौन है का मतलब इसी पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी से यानी कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। तो इस तरह से हम लोग बारीकी के साथ इस चैप्टर को आज समाप्त किए हैं। चलिए इस पे थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है? वृत्ताकार पथ ये तो नहीं है, आयताकार पथ ये भी नहीं है, लेकिन ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर इसका सही आंसर है। उसके बाद चौथा नंबर पे देखिए, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान देता है? ध्रुव तारा जो है हम आपको पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि वो कौन सा दिशा, ये दक्षिण दिशा तो नहीं था, पूर्व दिशा भी नहीं था, तो इसका मतलब ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कहा है, क्षुद्र ग्रह किन दो कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अब इसमें देखिए क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आपको अगर याद होगा तो शनि एवं बृहस्पति ये तो नहीं था भैया, मंगल एवं बृहस्पति यही था, पृथ्वी और मंगल ये नहीं था। यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमको दिखाई पड़ रहा था। अब यहाँ पे देखिए कुछ खाली स्थान है, इन खाली स्थान को आप भर करके हमें कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने जो देखा, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 जो पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, और जाकर के ये चैप्टर 1 जो है कंप्लीट किए हैं आपका 2 वीडियो में। ये वीडियो 2 है, और जाकर के इससे पहले हम पहला वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये दूसरा वीडियो है ही। यानी कि क्लास 6 का जो हम ज्योग्राफी पढ़े, उसका हम चैप्टर पहला जो पढ़े उसका 2 पार्ट हम बनाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्लास 6 का हिस्ट्री। जी हाँ, क्लास 6 का आपको हिस्ट्री मिलने वाला है, क्योंकि हम सब विषय को कवर करते हुए जाएंगे। एक चैप्टर ज्योग्राफी का, एक चैप्टर हिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर हिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर ज्योग्राफी का। इस तरह से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।